Hello guys, so here I am and let's pray first. Okay guys, so let's start our third chapter. And the chapter name is third chapter of the Ramayana and the chapter name is जलपदुध्वंस. चरक ने इसे जलपदुध्वंस कहा है. सुश्रुत ने नर को भेद में जानवर कहा है. तो सुश्रुत मतलब हमें जलपदुध्वंस चरक के नाम से आपको चैप्टर का नेम पता है, ठीक है. तो सुश्रुत को कहते हैं याद रखना में सुश्रुत है ठीक है. भेद का जन्म. तो जनपदोध्वंस पर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जनपदोध्वंस पर विजयदशक में संभव, ठीक है. अब ये कोड हमने क्यों बनाया है, क्योंकि जितनी विजय मतलब वायुजय, दशक मतलब दूषक का, ठीक है, ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं. मतलब काल सबसे ज़्यादा बलवान है, ठीक है, और वायु सबसे ही बलवान है. मतलब जितना ही जनपदोध्वंस मान लो अगर विकृत वायु की वजह से हुआ है तो कम बलवान. अगर जनपदोध्वंस विकृत जल के कारण हुआ है तो वायु की वजह से कम बलवान है. अगर जनपदोध्वंस विकृत देश के कारण हुआ है तो सबसे खतरनाक है, और अगर काल के कारण हुआ है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है. विकृत वायु, विकृत जल, विकृत देश और विकृत काल, ठीक है. तो ये है हमारा जनपदोध्वंस. फिर उसके बाद आ जाता है मेन ट्रीटमेंट. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारा मेन ट्रीटमेंट है इसका पंचविध दिशाओं में भैषजम, ठीक है. सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट में करना है हमें पंचकर्म. पहले के टाइम पे क्या था, लोग छोटे छोटे गाँव में, बस्तियों में, कबीलों में कैसे भी रहते थे. तो अगर उस टाइम पे जनपदोध्वंस होता था तो एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करके उस एरिया को छोड़ सकते थे, जिसके कारण वो जनपदोध्वंस से बच जाए. तो यहाँ पर इसलिए ये वाला ट्रीटमेंट किसने बताया हमें, ये वाला ट्रीटमेंट हमें सुश्रुत ने बताया. स्थान प्रत्यागम चरक ने जो हमें ट्रीटमेंट बताया है वो क्या बताया, पहला उसने मेन ट्रीटमेंट कहा है पंचकर्म कीजिए. दूसरा संक्षिप्त में उसने क्या ट्रीटमेंट बताया है, संक्षिप्त चिकित्सा में बताया है कि रसायन का भी प्रयोग किया जा सकता है. रसायन का नाम विक्षोपयोग, ठीक है. अब ये सब जनपदोध्वंस होने का कारण क्या है, कॉज है इसका अधर्म. अधर्म इसका मूल कारण है. कर्म का मूल कारण क्या है, प्रज्ञापराध. तो योनि प्रज्ञापराध, ठीक है. कर्मों का मूल कारण है हमारा प्रज्ञापराध. कर्म कैसे है हमारे, कर्म हमारे दो पिछले जन्म में किए हैं, दोनों इस जन्म में किए हैं, ठीक है. दैव और पुरुष है, पुरुष कहते हैं इसे. ऑब्वियस बात हम इस जन्म में पुरुष है. पुरुष हमेशा आयुर्वेद में या मुझे लगता है किसी भी वेद में अगर हम व्यक्ति या पुरुष की बात करते हैं तो इसका मतलब हम हमेशा मेल भी लेना चाहिए, इससे हमेशा मतलब ह्यूमन भी ना लेना चाहिए. तो पुरुष हम इस जन्म में क्या है, पुरुष है. तो इस जन्म के कर्म देयरफॉर ऑब्वियस बात है वी डोंट नो व्हाट वी हैड डन इन आवर पास्ट, ठीक है. हमें नहीं पता अच्छे कर्म थे, whether we did something good or whether we did something bad, हमें नहीं पता. तो किसको पता है, देव को पता है. देव के साथ देव करो, ठीक है. उसके बाद आयु युक्ति की उपेक्षा होती है. हमारी आयु युक्ति की उपेक्षा होती है. ये श्लोक नंबर 21 इसी चैप्टर के श्लोक 21 में लिखा हुआ है, ठीक है. उसके बाद ये जो ज्वर के बारे में मैंने लिखा हुआ है मैं आपको नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. अभी तक के लिए आप ये देखिए. अवतर्पण, अवतर्पण मतलब क्या हुआ, लंघन. लंघन का दो शब्द से लंघन मतलब अंक दोष में करवाना है. मंगल वाले दोष में आपने पाचन करवाना है, और अगर दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आपने दूसरा सेचन करवाना है. दूसरा सेचन मतलब पंचकर्म करवाना है, ठीक है. सेकेंड वीडियो थी हमारी, उस पर हमारी त्रिविध कुक्षिका है. त्रिविध कुक्षिका है सूची पर अल्सर. सूची को हम क्या करवाया था, लंघन करवाया, क्योंकि वो वहाँ पर जो विषय है अल्सर में सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट क्या था, उल्लेख पाइत्वा लवण भक्षण वारी.
गर्म जल के उसमें पानी डाल के उससे वार्म करवाना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट था। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, वहाँ पर हमने दोषा ट्रीटमेंट करवाया था, क्योंकि वो क्या था, वो व्याधि बड़ी थी, बहुत ज़्यादा दोष की थी वो व्याधि, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे 3 तरह के देश बताए गए हैं, जांगल, अनूप और साधारण। ये 3 तरह के हमारे देश बताए गए हैं। जांगल में जो रोग होते हैं वो होते हैं सब अल्प रोग, ठीक है। जांगल में जो हमारे रोग होते हैं वो होते हैं सब अल्प रोग। जहाँ पर जांगल देश वो होता है जिस देश में पेड़ कम है, हवा धूप अधिक हो, रोग कम होते हैं, वहाँ वो है हमारा जांगल देश, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अनूप, अनूप कूप, ऐसे करके याद रखिएगा आप। अनूप कूप मतलब जल, जहाँ पर जल प्रचुर मात्रा में, प्रचुर उदक, जहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ पानी वहाँ वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये बात हो दुर्लभ आतप, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, वेग रहित वायु, मतलब वायु को भी बहुत ज़्यादा बहाव नहीं होगा, धूप भी कम होगी, और यहाँ पर दोष भी अधिक होंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑब्वियस बात है, जहाँ जहाँ हमने अभी बोला कि जहाँ जहाँ जल, वहाँ वहाँ वृक्ष, वहाँ वात भी ठीक है, धूप भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, दोष कुछ हो, ठीक है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे देखो इवेपोरेशन होती है, जैसे अपने ये नदी के पास वाले इलाके हैं या सागर के पास वाले, समुद्र के पास वाले इलाके हैं, तो इनमें इवेपोरेशन के कारण बार बार वर्षा ज़्यादा रहती है। जैसे कि हम अपने बॉम्बे, केरला ऐसे वाले देश लेके चल सकते हैं, महाराष्ट्र, केरला, इनमें ज़्यादा वर्षा रहती है बहुत ज़्यादा टाइम, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं रहती, बहुत ज़्यादा वायु नहीं रहती, बहुत गर्मी नहीं रहती, बहुत ठंड नहीं रहती। तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा रहती है, तो वर्षा ऋतु में हमारे लगभग सभी दोष बढ़े ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये कारण भी हो सकता है बहुदोष होने का। देखिए जो आयुर्वेद लॉजिक है, ठीक है, लॉजिकल साइंस है, तो तुक्का कुछ भी नहीं है इसमें, हमने बस सिर्फ समझना है थोड़ा सा डिटेल में। तो अनुदेश में बहुत ज़्यादा दोष है, जांगल में अल्प है, साधारण समसाधारण, यहाँ पर सब कुछ समझें, ठीक है। अब देखिए युग हमारे थे 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जिसमें हम हैं, ठीक है। तो त्रेता युग में सबसे पहले डिसीज थी, मतलब सबसे बात है, सतयुग में कुछ भी नहीं होता, सतयुग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सतयुग में कुछ नहीं था, सब कुछ हुआ जो त्रेता युग में हुआ, ठीक है। तो डिसीज भी सबसे पहले हुई है त्रेता युग में। और जो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि कौन सी डिसीज सबसे पहले हुई है, तो इन्होंने यहाँ पर श्लोक नंबर 24 में मेंशन किया हुआ है कि ज्वर आदि रोग होने शुरू हुए। ऐसा स्पेसिफिक किसी को नहीं बताइए, पर इन्होंने यहाँ पर ज्वर आदि लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा श्लोक आया है, श्लोक लिखा हुआ मैंने, युगे युगे धर्म पाठ क्रमेणानेन हीयते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक युग में, हर युग में 1/4 धर्म का नाश हो जाता है। 1/4 मतलब एक पाठ का नाश हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर अपना सतयुग में धर्म 100% था, तो 100 का 1/4 रह गया हमारे त्रेता में, ठीक है। और त्रेता में जितना भी 100 का अगर हम 1/4 लगाएं तो हमारा बचता है 75 का भी 1/4 हो गया हमारा द्वापर में, मतलब 50 रह गया। और कलयुग तक आते आते 50 का भी 1/4 हो गया, तो अपना 20, शायद मैं गलती जा रही हम थोड़े से मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है। दोबारा से करते हैं, अगर हमने 100 का 4 किया, तो मुझे तो मान लीजिए सतयुग में 100% तो मैं अपना त्रेता तक आते थे, वो रह गया 75, ठीक है। अगर 75 का हमने 1/4 कर दिया, तो उस तक आते आते रह जाएगा कुछ 57 कुछ रह जाएगा, ठीक है। और अगर हमने 57 का भी 1/4 कर दिया, ठीक है, तो वो कुछ हमारा हो जाएगा आई थिंक 43 कुछ, मतलब तो इस अकॉर्डिंग मतलब 1/4 कम पार्ट कम होता रहा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, वीक सब्जेक्ट। तो आगे आ सकते हैं नेक्स्ट संवत्सर्षति पूर्व में या संवत्सर है शनि, ठीक है। तो इसमें क्या है, युग का मान लीजिए एक युग हमारे 100 साल का है,
एक युग हमारा 100 साल का है। ठीक है। संवत्सरे शते पूर्णे युग का 100वां भाग समाप्त हो जाने पर आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो मान के चलिए ऐसा कि एक युग हमारा 200 वर्ष का है, तो उस 200 वर्ष में एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की थी। 200 वर्ष का युग जब था तो उसमें व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की थी। जब उस 200 वर्ष का जो युग है उसका जब 100वां हिस्सा क्या हुआ उसका, मतलब अगर 198 ईयर्स रह गए, 100वां हिस्सा उसका ख़त्म हो गया, तो मतलब बच्चे कितने 198 ईयर्स में। 198 ईयर्स का जो वो युग है उसमें व्यक्ति की, इसकी आयु पहले 200 वर्ष का जब युग था तब उसकी आयु कितनी थी, तब उसकी आयु थी 100 वर्ष। अब उसकी जाकर उसकी हो जाएगी 99 ईयर्स। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल भी दी हुई है हमारी बुक में, वक्तव्य में दी हुई है। युग काफ़ी लंबे सालों के होते हैं, मतलब लाखों सालों का एक युग होता है। उन लाखों सालों के युग का जो 100th हिस्सा है जब वो ख़त्म हो जाता है तो व्यक्ति की आयु 1 साल कम हो जाती है। ठीक है। जैसे आजकल हम अपने कलयुग में देख रहे हैं कि आयु और कम होती जा रही है। ठीक है। तो ये कारण है, ऐसे ही आयु कम होते होते इसका नाश हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा ज्वरो हमाश्य समुद्र। ये जो मैंने आपको पिछला छोड़ा था वो यहाँ पर इस पेज पर कवर कर रही हूँ। मतलब ज्वर की उत्पत्ति अमाशय से होती है और अमाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों का ट्रीटमेंट क्या है, पाचन करना है, वमन करना है, अपतर्पण करना है। अपतर्पण हम पीछे पढ़ चुके हैं। अपतर्पण का मतलब क्या था, लंघन पाचन और दूषक सेचन। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पाचन पढ़ रहे हैं। पाचन मतलब क्या हुआ, आवासीय से उत्पन्न रोगों में पाचन वमन और अपतर्पण करना है। पाचन में क्या हुआ, पाचन अर्थ में जो पानी उष्ण, पाचन के लिए सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है। गर्म पानी के बेनिफिट्स क्या हैं, पीतम वायु अनुलोम वायु का अनुलोमन हो जाता है। अग्नि च उदीर्यते, अग्नि वर्धन करता है। क्षिप्रम चरम गच्छति, जल्दी ही पच जाता है। गर्म पानी पीने से जल्दी पच जाता है। और क्या चीज़ें हमें जल्दी पच जाती हैं, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट था हमारा रथ विमान अध्याय, विमान स्थान का पहला चैप्टर जो है उसमें हमने पढ़ा था कि उष्ण भोजन और स्निग्ध भोजन क्षिप्रम जराम गच्छति है, जल्दी पच जाता है। तो मतलब उष्ण चीज़ें में जल्दी पच जाती है, गर्म पानी जल्दी पच जाता है, गर्म खाना जल्दी पच जाता है, स्निग्ध भोजन जल्दी पच जाता है। ठीक है। श्लेष्माणम परिशोष्यति, कफ को सुखाता है। ठीक है। हमारा जो गर्म पानी है कफ को सुखाता है। सवल्पम अपी च पीतम तृष्णा प्रशमनम, तृष्णा का शमन करता है। थोड़ा सा भी गर्म पानी हमारी तृष्णा को शांत कर देगा। काउंटर इंडिकेशन है वार्म वाटर, हमें कब नहीं देना है गर्म पानी, दाह की कंडीशन में, भ्रम की कंडीशन में, प्रलाप की कंडीशन में, अतिसार की कंडीशन में। ओके। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप कि आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।